रियल नंबर में हमने शुरुआत कहाँ से की, नेचुरल नंबर से, अप्रोच कहाँ पे किया, रियल नंबर पे। ये वो कहलाता है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। आपने सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ग्रुप थियरी में बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे। आपने ये देखा होगा कि दो रियल नंबर को जोड़ते हैं तो भी रियल नंबर मिलता है, दो रियल नंबर को घटाते हैं तो भी रियल नंबर मिलता है, दो रियल नंबर को प्रोडक्ट लेते हैं मतलब गुणा करते हैं तब भी रियल नंबर मिलता है। और तो और अगर हम दो रियल नंबर p और q को डिवाइड करते हैं तो भी रियल नंबर मिलता है, बशर्ते डिनोमिनेटर इसका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जो टर्म है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि रियल नंबर तो रैशनल और इररेशनल के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या होता है रैशनल और इररेशनल नंबर, उसको समझते हैं। q को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों इंटीजर होता है और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्मेट में होता है, p और q दोनों इंटीजर होता है और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं रिपीटिंग and terminating numbers are called rational number। ऐसे rational number जो रिपीट करते हैं और टर्मिनेट मतलब पॉइंट के एक जगह जाने के बाद वो रुक जाते हैं, उनको भी हम नाम देते हैं rational number का। फॉर एग्जाम्पल लिखा है आपके पास 0.9999, ठीक, x इज इक्वल टू 0.9999। रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आपसे कहा जाए, चलिए बहुत बड़ा हो गया, वही कर लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कहा जाए ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये रैशनल नंबर है, तो हम करेंगे क्या, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम ये पाते हैं कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर के ही फॉर्मेट में आता है, मतलब p
theory of real number, that kinds theory of real number, real एनालिसिस का पहला चैप्टर है that kinds theory of real number। that kind एक मैथमेटिशियन का नाम था जिन्होंने इस रियल नंबर लाइन को एनालाइज करने का काम किया था। उन्होंने इस रियल नंबर लाइन को दो पार्ट में बांटा, दो पार्ट की हेल्प से उन्होंने रियल नंबर की बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज को बताया। जैसे आप पढ़ते हैं दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर पाए जाते हैं, किसने बनाया? प्रूफ कहाँ है? कोई नहीं, डेकार्ट्स ने ही बताया। डेकार्ट्स ने क्या किया, इस रियल नंबर लाइन को सेक्शन के थ्रू एनालाइज किया। सेक्शन कैसे बनता है वो भी हम बताएंगे। सेक्शन के थ्रू एनालाइज किया और इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को बताया, जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर रैशनल और इररेशनल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप रियल नंबर को एनालाइज करेंगे तो उसमें रैशनल और इररेशनल को भी आप एनालाइज करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको रैशनल और इररेशनल के साथ साथ रियल को एनालाइज करना है, इन तीन चीजों को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में, डेकार्ट्स के फॉर्मेट में। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर का नया नाम है डेकार्ट्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर। डालिए रियल एनालिसिस का हेडलाइन डालिए, फिर डालिए चैप्टर का नाम डेकार्ट्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर। 25 नंबर का पेपर आता है इससे, बहुत लंबा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेकार्ट्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर, डेकार्ट्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर। अब लिखिए इसमें हम बताने चल रहे हैं कि रियल एनालिसिस क्या है। क्या है रियल एनालिसिस? एनालाइजेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का विश्लेषण करना रियल एनालिसिस कहलाता है। एनालाइजेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का विश्लेषण करना ही रियल एनालिसिस कहलाता है। क्योंकि रियल नंबर रैशनल और इररेशनल दोनों से मिलकर के बना है, इसलिए इसमें हम रियल नंबर के साथ साथ रैशनल और इररेशनल की भी स्टडी करेंगे। रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस is one of the most significant branch। significant का मतलब होता है जिसकी अपनी खुद की पहचान हो, सिग्निफाई किया जा सके, जिसकी खुद की पहचान होती है, that is called significant। is one of the most significant branch of mathematics, in which we study the development of the, in which we study the development of the set of real number, in which we study the development of the set of real number, which is attained, ATTEND, attained through a which is attained, attend का मतलब प्राप्त होता है, which is attained through a series of, ये सीरीज आपके सामने दिया गया है। अभी आपको बताए थे कि नेचुरल नंबर से शुरू करके अप्रोच करेंगे होल नंबर पे, देन अप्रोच करेंगे इंटीजर्स पे, देन अप्रोच करेंगे रैशनल नंबर पे, देन अप्रोच करेंगे इररेशनल नंबर पे, एंड लास्टली देन अप्रोच करेंगे रियल नंबर पे। तो हमने क्या किया कि इसकी स्टडी करने के लिए इस सीरीज को बनाया, जिसमें हम क्रमशः शुरुआत करते हैं n से w पे, w से z पे, z से q पे, q से ir पे, एंड देन ir से r पे अप्रोच कर जाते हैं। इसी को आपको लिखवाया जा रहा है, which is attained, ATTEND, attained through a series of
सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब लगातार, सक्सेसिव एक्सटेंशन, सक्सेसिव एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बढ़ता जाना, लगातार बढ़ता जाता है, सक्सेसिव अटेंशन, सॉरी सक्सेसिव एक्सटेंशन एंड जनरलाइजेशन, and generalization and generalization starting from the set of natural number capital N, starting from the set of natural number capital N, comma B passes on, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से शुरुआत करेंगे, फिर कहां पे पास करेंगे, सेट ऑफ होल नंबर, तब कहां पे पास करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, एक बात लिखवा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N, B passes on, B passes on successively, B passes on successively to the set of integers Z, to the set of integers Z, comma, then the set of rational number Q, then the set of rational number Q, and then the set of real number capital R, and then the set of real number capital R. क्या कहे, सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, उसके बाद अप्रोच कहाँ करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, जनरली होल नंबर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है मैथमेटिक्स में, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं लिख पाया है, ठीक है, अप्रोच करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, देन अप्रोच करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर, और उसके बाद अप्रोच करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे, तो रियल एनालिसिस में एनालाइज करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर को, जिसके लिए हम एक सीरीज का सहारा लेते हैं, इस सीरीज में सक्सेसिवली तरीके से शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से, फिर पहुंचते हैं होल नंबर पे, फिर पहुंचते हैं इंटीजर्स पे, फिर पहुंचते हैं रैशनल नंबर पे, फिर पहुंचते हैं इररेशनल नंबर पे, एंड लास्टली अप्रोच करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे। क्योंकि रियल नंबर का एनालाइजेशन है, तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करेंगे, क्लियर है। लिखिए थ्योरम, थ्योरम, थ्योरम। अभी मैं आपसे रियल नंबर लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रही थी। मैंने आपसे कहा था कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर पाए जाते हैं। इनफाइनाइटली मैनी शब्द का क्या मतलब होता है उसको समझिए। जैसे हम एक नंबर ले लें 1, एक नंबर ले लें 2, तो इस 1 और 2 के बीच में इतने ढेर सारे नंबर होंगे कि आप उसको गिन नहीं सकते। जैसे मोटा मोटी शब्दों में समझिए, आप पूछें आपसे कि आपको गिनती कहाँ तक आती है, इन्होंने कहा 100 तक, पीछे वाला कहेगा 200 तक, उसके बगल में जनाब कहेंगे 1000 तक, फिर कोई कहेगा 10,000 तक, कोई कहेगा 1 लाख तक। मतलब काउंटिंग नंबर्स का अंत नहीं है। आप मेरे को एक नंबर दीजिए, मैं उसके बाद ऐड करके आपको अगला नंबर बता दूंगी, चाहे आप कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दें, है ना, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दें, 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में क्यों ना दें, लेकिन जैसे ही आप मेरे को एक नंबर देंगे, मैं 1 ऐड करके आपको दूसरा नंबर बता दूंगी। तो हुआ क्या, काउंटिंग नंबर्स का अंत नहीं है, इसलिए उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी का मतलब जहां तक आप जा सकते हो वहां तक चले जाओ, गिनती कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक वही चीज यहाँ पे 1 और 2 के बीच में इतने ढेर सारे रियल नंबर हम एग्जिस्ट करा सकते हैं कि आप उसको गिन नहीं सकते। जहां तक आपका मन वहां तक भगे चले जाओ, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए उसको नाम दिया जाता है इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी शब्द उनके लिए होते हैं जिनकी
किसी के लिए मैनी बहुत थोड़ा होता है, किसी के लिए उससे ज़्यादा, किसी के लिए बहुत ज़्यादा। तो मैनी वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। नो वन नोज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनी। हम में से किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में मैनी की परिभाषा है क्या, मैनी कितना होता है। तो जब सवाल ये उठता है कि भाई थ्योरम तो हमारे मैनी दिया गया है, तो अब हम मैनी को कितना समझिए, कितने एलिमेंट्स को इन दो डिफरेंट रैशनल नंबर के बीच में लिखा है। मान लीजिए हमने एक रैशनल नंबर ले लिया ए, दूसरा रैशनल नंबर ले लिया बी। हम कहेंगे इसके बीच में 5 और रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से 5 मैनी है। अगला क्या करेंगे, ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, 5 है तो बहुत लेस है। मेरे हिसाब से इसके बीच में 25 नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए, तब वो मैनी होगा। उसके बाद अगर कहें 25 से क्या होता है, थोड़ा सा और बढ़ाओ, 100 नंबर एग्जिस्ट करेंगे तो वो मैनी होगा। दैट मीन्स मैनी शब्द अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वैरी करता है। ऐसे किस प्रकार से थ्योरम को प्रूव करते हैं हम वो बताना चाहते हैं। देखिए करते क्या है कि ए और बी के बीच में हम किसी आर्बिट्रेरी नंबर को एग्जिस्ट कराते हैं। अगर कोई आर्बिट्रेरी एग्जिस्ट करता है, आर्बिट्रेरी शब्द का क्या अर्थ होता है पहले वो समझ लीजिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब हुआ क्या, जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा पढ़ाते तो वहां ये समझाते थे। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मेरी इच्छा से चुना गया। ठीक है, जैसे हम कहें कोई हमसे पूछे इस क्लास का सबसे अच्छा कौन बच्चा कौन है, हम इनको खड़ा करते हैं कि सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब कि जो जो प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाएगी वो बाकी सभी में पाई जाएगी। जितने अच्छे ये हैं बाकी बच्चे भी उतने ही अच्छे हैं। जितना परसेंट ये लाएंगे बाकी बच्चे भी लगभग उतना ही परसेंट लाएंगे। जितनी गुडनेस इनके अंदर है बाकी गुडनेस बाकी लोगों के अंदर भी है। जितनी प्रॉपर्टीज इनके अंदर है बाकी लोगों में भी उतनी ही प्रॉपर्टीज है। दैट मीन्स इफ अ कंडीशन इज वैलिड फॉर आर्बिट्रेरी परसेंट देन इट विल होल्ड फॉर एवरीवन। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी एक के साथ होल्ड करती है और वो पर्सन आर्बिट्रेरी होता है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक बाकी सबके साथ होल्ड कर जाती है। इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी एक के साथ होल्ड करती है तो वो अपने आप बाकी सबके साथ होल्ड कर जाती है। इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब क्या कहा गया हमसे कि बिटवीन टू डिफरेंट रैशनल नंबर देयर आर मैनी रैशनल नंबर्स। हम दिखा देंगे कि इन दो रैशनल नंबर के बीच में आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर्स पाए जा रहे हैं। आर्बिट्रेरी मतलब जिसकी जितनी इच्छा उतने नंबर्स, दैट मीन्स मैनी रैशनल नंबर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, करेंगे कैसे देखिए। मान लीजिए कि ए और बी दो रैशनल नंबर हैं। ठीक, लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी आइंस्टाइन का नियम था, वो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। क्या होता है, किन्हीं भी ब्रह्मांड की किन्हीं भी दो चीजों को आप चूज कर लीजिए तो उसके बीच में 3 चीजें पाई जाएंगी। या तो एक सुपीरियर होगी, या तो एक इंफीरियर होगी, या दोनों आपस में प्रॉपर्टीज में बराबर होगी। या तो एक आदमी बड़ा है, या तो वो छोटा है, या वो दोनों आपस में दो आदमी बराबर है। तो हुआ क्या, आइंस्टाइन ने ये पाया कि प्रकृति में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें नेचर में, प्रॉपर्टीज में, संरचना में, आकार में, प्रकार में, सोच में, विचार में, हर चीजों में 3 नियम का पालन करती है। ग्रेटर, लेस और इक्वल। किसी भी चीज को अपनी जगह ढाल लीजिए। या तो एक चीज दूसरे से सुपीरियर होगी, या तो इंफीरियर होगी, या तो बराबर होगी। या तो बड़ी होगी, या तो छोटी होगी, या बराबर होगी। तो वो सारी चीजें सभी प्रॉपर्टीज में वैलिड होती हैं। या तो कोई बहुत दयालु है, या कम दयालु है, या दोनों आपस में दयालु है। या तो कोई बहुत अच्छा है पढ़ाई में, या तो कम अच्छा है, या सेम परसेंट पाया है तो बराबर से अच्छा है। लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है कि दो लोगों के बीच में 3 में से एक परिस्थिति होल्ड करेगी, ग्रेटर देन, लेस देन, आइदर इक्वल। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कि हमने
इक्वेशन 1 and 2 कॉमा बी एट दोनों के एलएचएस में सेम चीज लिखी गई है तो ए इज लेस देन बी इम्प्लाइज क्या लीजिएगा क्या जैसे बात कर रहे हैं ए लेस देन माउंट बंद है ए लेस देन a plus b by 2 and a plus b by 2 less than b क्या हुआ हमने ये दिखा दिया कि a और b के बीच में एक नंबर और एग्जिस्ट कर रहा है आपको पता है दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल नंबर होता है और दो रेशनल नंबर को या एक रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी रेशनल नंबर होता है मतलब ये पूरा का पूरा आपका रेशनल नंबर है दिस इंप्लाइज a इज लेस देन c लेस देन b जहां c के लिए हम लिखेंगे वेयर c इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2 और ये भी एक रेशनल नंबर होगा दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तब भी रेशनल नंबर बशर्ते नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए यहाँ डिनोमिनेटर 2 है व्हिच इज ऑब्वियसली डज नॉट इक्वल टू 0 तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा जिसको हमने किसके बराबर मान लिया c के बराबर अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में भी एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है व्हिच इज आर्बिट्रेरी इसका मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर पाए जाते हैं ये इसका पूरा प्रूफ था लिखिए let a comma b belongs to q let a comma b belongs to q such that a is less than b let a comma b belongs to q such that a is less than b let a comma b belongs to q such that a is less than b since a is less than b implies since a is less than b implies उतार लीजिए यहाँ से सके यहाँ उतार हो गया हो गया it shows that it shows that between two different rational numbers it shows that between two different rational numbers it shows that between two different rational numbers there must be exist a third rational number. There must be exist a third rational number. Full stop. Thus,
Thus, we can say that there are infinite number of thus we can say that there are infinite number of rational numbers. There are infinite number of rational numbers between two different rational numbers. Between two different rational numbers. Between two different rational numbers. नीचे से लिखिए द्विमान. कई बार इस थ्योरम को ऐसे भी पूछ लिया है. द्विमान prove that the set of rational number q prove that the set of rational number q is dense set. Prove that the set of rational number q is dense set. Prove that the set of rational number q is dense set. Dense आपको बेसिक थर्ड ईयर में मिलेगा. डेंस की प्रॉपर्टी बता दें. डेंस का मतलब होता है घना. घना का मतलब होता है जिसकी आबादी कभी कम ना होगी. अभी आपने देखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रेशनल नंबर हैं. दैट इज कॉम्पैक्ट है. जितना चाहे आप उसको भर सकते हैं. मतलब वो सेट हमारा डेंस सेट है. क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम देखिए. नेक्स्ट थ्योरम there is no rational number. There is no rational number whose square is 3. There is no rational number whose square is 3. आपको दिखाना है कि हमारे पास ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर किसके बराबर हो 3 के बराबर. ठीक है. देखिए इस तरीके की जो थ्योरम्स होते हैं उनको कैसे प्रूव करते हैं. एक शब्द होता है कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन. आपने अक्सर सुना होगा कॉन्ट्राडिक्शन, है ना. कॉन्ट्राडिक्शन इसकी कंडीशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन. कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन का मतलब ये होता है विरोधाभासी कंडीशन. विरोधाभासी कंडीशन का मतलब कि कोई भी चीज हो लेकिन हम उसका उल्टा मान के चले और अंत में हमको दिख जाए कि जो आउटपुट मिल रहा है वो गलत है. आउटपुट गलत इसलिए मिला क्योंकि हमने जो मान के चला था वो हमारी असम्पशन गलत साबित हो गई. जैसे इसमें लिखा है कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 है. हम मान लेंगे कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर किसके बराबर है 3 के. अंत में चलकर के ऐसी गड़बड़ी दिखेगी जो यूनिवर्सली गलत होगी. वो चीज गलत क्यों मिली? क्योंकि हम गलत मान के चले. हम अपनी गलती को सुधारेंगे और कहेंगे कि जो हमने माना था कि भाई कोई रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 3 है वो बात बिल्कुल गलत साबित हो गई. इसका मतलब कोई भी रेशनल नंबर का स्क्वायर 3 के बराबर नहीं. ठीक. क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन. कॉन्ट्राडिक्शनरी मतलब हम विरोधाभासी परिस्थिति का यूज करेंगे, उल्टा मान लेंगे. आपसे कहा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 है. हम मान लेंगे एक रेशनल नंबर x है जिसका स्क्वायर 3 के बराबर है. अंत में जाने के बाद कुछ ना कुछ गलत दिखेगा. गलत इसलिए दिखा क्योंकि हमने गलत माना. तो हम गलती को सुधार देंगे और थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा देखिए कैसे होगा. मान लेंगे let x be a rational number such that rational number का स्क्वायर 3 है. That means x is equal to
बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर एक चैप्टर पढ़ा था, अलजेब्रा नहीं पढ़ा था, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में ये पढ़ा था कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इससे एकदम क्लियर है कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही मैं कह रहा था कि ऑब्वियसली 3p को भी डिवाइड करेगा, दैट इज 3 इज द डिवाइजर ऑफ p। क्लियर? देखिए इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज 3 divides p square, that is 3 divide p। अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जब 3p को डिवाइड करेगा तो आपको पता है हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर, लॉस लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज देयर एक्सिस्ट एन इंटीजर k ग्रेटर देन 0 सच दैट आपने कहा कि 3 डिवाइड्स p, अगर 3p को डिवाइड्स करेगा तो p इज इक्वल टू 3p। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से लिखा गया है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, ठीक। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो मिलेगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या मिला, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, अगर 3q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड्स q। क्या पाया हमने, 3p को भी डिवाइड करना है, 3q को भी डिवाइड करना है, मतलब p और q का कॉमन फैक्टर 3 है। क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट p और q का कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर 3 हो गया। p और q का अगर कॉमन डिवाइजर मिल रहा है तो दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो उस केस में हम कह सकेंगे कि हमारी सपोजिशन गलत हो गई और ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर तभी होगा जब p और q के फॉर्म में हो, और p और q कैसे हो, रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है 2/3 इज रिलेटिवली प्राइम, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 4/2 इज नॉट रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि आप देखेंगे तो इसका कॉमन एक डिवाइजर जो होगा 2 भी होगा। तो रिलेटिवली प्राइम आर दोस जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर केवल और केवल 1 होता है, 1 के अलावा कुछ होगा तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ p और q कैसे होते हैं, रिलेटिवली प्राइम। अब हमने यहाँ देखा कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है, मतलब p और q रिलेटिवली प्राइम नहीं है। यहाँ देखिए p और q अगर रिलेटिवली प्राइम होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर केवल और केवल 1 होता है। जैसे ये अगर दोनों p और q रिलेटिवली प्राइम नहीं होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नहीं होते हैं तो दोनों का जो जीसीडी होता है वो 1 नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा भी कुछ होता है। यहाँ हमने देखा कि p और q का
let small x be a rational number such that ये लाइन यहाँ रखना है। Then let small x be a rational number such that x square is equal to 3. This implies x is equal to 3. Equation number 1. Which is since x is a rational number, then since x is a rational number, then x is equal to which is x is equal to p by q. X is equal to p by q, where p and q are relatively prime, 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 such that p comma q belongs to z, comma q does not equal to 0. P comma q belongs to z, p comma q belongs to z, comma q does not equal to 0. From equation 1 we have ये लिखिए और ये लिखिए इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। इक्वेशन खत्म हो गया। नीचे से लिखिए it shows that 3 divides p square. It shows that 3 divides p square, that is 3 divides p, that is 3 divides p. नीचे से लिखिए then by division algorithm theorem, then by division algorithm theorem, comma, there exists an integer a greater than 0, there exists an integer a greater than 0 such that p is equal to 3k, such that p is equal to 3k. This implies p square is equal to 9k square. This implies p square is equal to 9k square. फिर नीचे से this implies ये लाइन लिखिए, ये लाइन it shows that 3 divides q square. It shows that 3 divides q square. It shows that 3 divides q square. It shows that 3 divides q square, that is 3 divides q. That is 3 divides q. Thus from above
We conclude that, thus from above, we conclude that 3 is the common divisor of 3 is the common divisor of P and Q. 3 is the common divisor of P and Q. That is greatest common divisor, that is GCD of P comma Q is equal to 3. That is GCD P comma Q is equal to 3. And hence P comma Q are not relatively prime. And hence P comma Q are not relatively prime. And hence P comma Q are not relatively prime. And hence P comma Q are not relatively prime. Full stop. So that so that our supposition is wrong. So that our supposition is wrong. And hence root 3 is not a rational number. And hence root 3 is not a rational number. And hence root 3 is not a rational number. And hence root 3 is not a rational number. Next headline आगे रियल नंबर. अब रियल नंबर की हम एक्चुअल परिभाषा पे आए हैं. आज टाइम उतना नहीं है इसको समझाया जाए. आज केवल सीख लीजिए इसकी ब्रीफ थियरी को कल समझाएंगे. लेकिन let capital L be a subset of Q. Let capital L be a subset of Q. Let capital L be a subset of Q, satisfying the following conditions. Satisfying the following conditions. Satisfying the following conditions. पहला पढ़ लीजिए नीचे से. L is non-empty proper subset of Q. Proper subset of Q. दूसरा, L is non-empty proper subset of Q. पहला पॉइंट है. दूसरा, any rational number which is less than from a number of L, from a number of L is also a member of L, is also a member of L.
in it. L has no greatest element in it. That is अगर A L में पाया जा रहा है तो दूसरा मेंबर अपने आप L में पाया जाएगा जो इससे बड़ा हो। That is नीचे से लिखिए। Then the ordered pair L comma U. Then the ordered pair L comma U is called the section or cut. Is called the section or cut of the set of rational numbers. Of the set of rational numbers. Of the set of rational numbers. Full stop. A section of the set of rational number. A section of the set of rational number is called real number. A section of the set of rational number is called the real number. Full stop. We will denote the real number by Greek देश का नाम है by Greek letters alpha, beta, gamma, etc. We will denote the real numbers by the Greek letters alpha, beta, gamma, dash, etc. Paragraph change हो गया. The aggregate का मतलब होता है समूह का मतलब इकट्ठा करना. The aggregate of all the rational numbers, the aggregate of all the rational numbers and irrational numbers